बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम आज इस पर्टिकुलर चैप्टर मीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड लास्ट टॉपिक इज एबनॉर्मल डेवलपमेंट। यूँ तो डेवलपमेंट एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और कुदरत का एक अजीम शाहकार है कि जिसके ज़रिए से ह्यूज फ्रैक्शन ऑफ नॉर्मल थिंग्स क्रिएट होती हैं और बिलाशुबा इंसान ये कहने पे मजबूर होता है कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। लेकिन कभी कभी इस नॉर्मल प्रोसेस में एबनॉर्मलिटीज़ भी आ जाती हैं जिसका ज़िम्मेदार नॉट ओनली इंसान खुद है बल्कि उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट चीज़ें भी हैं। ये वाली चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे डेवलपमेंट के प्रोसेस को कैसे हैम्पर करती हैं, कैसे उसको डेविएट करवाती हैं, इन सारी बातों को पढ़ने के लिए लेट्स जंप टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने वाले हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट। कभी कभी डेवलपमेंट के अहम 3 प्रोसेस को ओवरराइड कर लेती है एबनॉर्मेलिटी, इसलिए मैंने एबनॉर्मल को बहुत बड़ा और डेवलपमेंट को छोटा लिखा है। एबनॉर्मल डेवलपमेंट ही हमारा आज का टॉपिक है। वो ब्रांच कि जिसके अंदर हम एबनॉर्मल डेवलपमेंट और उसकी कॉजेस को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेथोलॉजी। ठीक है, लिखते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, branch of biology dealing with abnormal development and its causes is called as ट्रेथोलॉजी। जाहिर है अगर मेरे पास डेवलपमेंट एबनॉर्मल हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज भी होगी। सो एनी एनवायरमेंटल फैक्टर और एनी इंटरनल फैक्टर दैट इज गोइंग टू कॉज एबनॉर्मल डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज टेराटोजेन। तो डेफिनेशन लिखते हैं हम लोगों को, एनी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर causing what? Abnormal development is called as teratogen। हमने आप लोगों की आसानी के लिए एबनॉर्मल डेवलपमेंट को या एबनॉर्मलिटीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1, इनहेरिटेबल व्हाट एबनॉर्मलिटीज। मैं आमतौर पर यूँ बात करता हूँ कि अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं या बहुत खूबसूरत हैं या आप लोग थोड़े से कम खूबसूरत हैं या आप लोग थोड़े से ये चीज़ों को याद करने में मुश्किल फेस कर रहे हैं या आपको चीज़ें याद नहीं हो रही, मीन टू से कि दोनों एक्सट्रीम से लेकर तमाम मीडियम रेंज तक आपका अपना शायद कुछ नहीं है। ये कोई भी फीचर था, ये आपको कहाँ से मिला है? आपके ग्रेट पेरेंट्स से मिला है। तो हर वो चीज़ जो आप अपने ग्रेट फादर और अपनी ग्रेट मदर से ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेबल थिंग। इफ इट इज सुपर्ब, यू आर सुपर्ब। इफ इट इज बैड, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। अदर थिंग इज क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक, यानी कि बहुत सी कॉजेज जो हैं वो क्रोमोसोमल नंबर डिस्टर्ब होने से भी हो सकती हैं और क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट जीन्स के खराब होने से भी हो सकती हैं, लिहाजा हमने उसको एक और कैटेगरी में फॉल करवा दिया। देन थर्ड इज न्यूट्रिशनल कॉज, यानी कि आदमी जो खाता है, जो पीता है, उसका भी हमारे डेवलपमेंट के ऊपर एक रोल है, उसका भी एक इफेक्ट है। तो हम उस इफेक्ट को देखेंगे यहाँ पर। एंड फाइनली वी विल सी द एनवायरमेंटल एंड मेटाबॉलिक इफेक्ट्स on the normal development and how these particular things can cause abnormal development. इनको one by one study करने के लिए let's jump to the second 1/3 of the board. Alright my dear students, we are going to start inheritable what? Abnormalities. तो इनहेरिटेबल एबनॉर्मेलिटी को स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
जाहिर है उन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि जो इनहेरिटेंस की कॉज हैं। तो जाहिर है हमें इनहेरिटेंस दो चीज़ों से मिलती है। नंबर एक, फादर की तरफ से हमें मिलता है स्पर्म, और मदर की तरफ से हमें क्या मिल रहा है? जाहिर है व्हाट, एग। जाहिर है जब ये दो चीज़ें आपस में मिलेंगी तो क्या बन जाएगा? एक जाइगोट। भाई अगर एबनॉर्मेलिटी स्पर्म के लेवल पे है तो भी जाइगोट एबनॉर्मल प्रोड्यूस होगा, और अगर एबनॉर्मेलिटी एग के लेवल पर है तो भी जाइगोट एबनॉर्मल प्रोड्यूस होगा। तो इस केस में जो कल्प्रेट है वो क्या है? एबनॉर्मल गैमेट, राइट। और जब गैमेट से हमारे पास एबनॉर्मल होंगे तो उसके रिजल्ट में डेवलपमेंट कैसे हो जाएगी? एबनॉर्मल। अब यू नो वेरी वेल कि मेरे पास एबनॉर्मेलिटी किस किस लेवल से ऑब्टेन हो सकती है, आए उसको हम समझते हैं। तो पहली बात क्या हो सकती है कि या तो एबनॉर्मेलिटी हो किस पर? ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर। ऑटोसोमल, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 46 क्रोमोसोम हैं तो जो आखिरी पेयर है इट डिटरमाइंस द जेंडर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। उसके अलावा जो बाकी सारे 44 क्रोमोसोम्स हैं दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोमल क्रोमोसोम। तो एबनॉर्मेलिटी ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर भी हो सकती है जो हमें इनहेरिट हुई, और ऐसा भी हो सकता है कि एबनॉर्मेलिटी किसी सेक्स क्रोमोसोम के अंदर हो, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 45 में या क्रोमोसोम नंबर 46 पे, राइट। तो इस वाले केस में क्या होगा? डेवलपमेंट एबनॉर्मल होगी, तो जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा वो भी कैसा होगा? एबनॉर्मल। एक एग्जांपल देखते हैं, जो बेस्ट एग्जांपल या जो एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है, दैट वन एग्जांपल इज हीमोफीलिया। आपको पता है कि हीमोफीलिया में क्या होता है? द ब्लड फेल्स टू क्लॉट। इस बच्चे का जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता, फेल्स टू क्लॉट, राइट। ये एक इनहेरिटेबल डिसऑर्डर है, और इसका विक्टिम यानी कि इसका शिकार कौन लोग ज्यादा होते हैं? तो आंसर इज मेल। मेल इस डिजीज का ज्यादा शिकार होते हैं। इसे मैं आप पैरों से लिख रहा हूं, और जो हमारी बेटियां या माई हैं, फीमेल्स की बात कर रहा हूं, दीज पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दे आर लेस ससेप्टेबल टू दिस डिजीज। उन्हें ये वाली बीमारी मीन्स हीमोफीलिया कम होती है, राइट। इसके पीछे कौन सा प्रोसेस ऑपरेट हो रहा है? तो आंसर इज कि इसके अंदर एक फैक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं होमोजाइगोसिटी, कि दोनों जीन सेम है या नहीं, और या फिर हेट्रोजाइगोसिटी, कि जो जीन है वो होमोजाइगस फॉर्म में है या हेट्रोजाइगस फॉर्म में है। ये सारी की सारी बातें हम आपसे इसलिए कर रहे हैं कि इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है दैट इज रिगार्डिंग द डीएनए एंड द जीन्स। तो अभी से हम आप लोगों का माइंड मेकअप कर रहे हैं कि आपको होमोजाइगस जीन्स के बारे में और हेट्रोजाइगस जीन के बारे में कुछ पता हो। फॉर एग्जांपल कि ये मेरे पास अगर दो जीन्स एक जैसे हैं, लाइक कैपिटल एच, तो ये क्या कराएंगे? होमोजाइगस जीन्स। लेकिन अगर मेरे पास एक कैपिटल एच जीन हो और एक स्मॉल एच जीन हो तो हम इसे क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस जीन। और अगर यहाँ पर हुआ इसका ओपोनेंट जीन दैट इज कॉल्ड एज द स्मॉल एच, लेकिन ये दोनों भी कैसे हुए? सेम, तो ये क्या कहलाएंगे? होमोजाइगस जीन्स, बिकॉज बोथ आर अलाइक। लेकिन जब दोनों जीन्स क्या हो? डिफरेंट। चले ऐसे लिख देते हैं आप लोगों के लिए ताकि समझ आए कि जब दोनों जीन्स कैसे हो जाएंगे? डिफरेंट, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस। तो एक ऐसा जीन, एक ऐसी एबनॉर्मलिटी जो मुझे अपने पेरेंट्स से मिली, either in the form of a sperm और egg, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इनहेरिटेबल डिसऑर्डर। फिर हम देख रहे हैं कि ये जो डिसऑर्डर हमने स्टडी किया था ये जीन के लेवल के ऊपर था। अब हम जो डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं वो क्रोमोसोमल लेवल पे है, वो मैक्रो लेवल पर है, राइट। यहाँ पे अगेन ये भी एक इनहेरिटेबल डिसऑर्डर है, लेकिन इसकी कॉज क्या है? क्रोमोसोम। अब जीन की बात नहीं हो रही, हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। तो जाहिर है यहाँ पे भी जो कल्प्रेट है वो या कॉज है वो क्या है? जाहिर है एबनॉर्मल स्पर्म और एबनॉर्मल एग, राइट। बिकॉज कि इनहेरिटेबल चीजें कैसे हम तक आती हैं? डेफिनेटली बाय मीन्स ऑफ द गैमेट्स। तो अगर गैमेट्स एबनॉर्मल होंगे तो ऑर्गेनिज्म भी एबनॉर्मल ही प्रोड्यूस होगा, राइट। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जब भी होता है, याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि क्रोमोसोम एक चीज है, लेकिन उसके रिजल्ट में पैदा होने वाली एबनॉर्मलिटीज की एक लड़ी होती है, और उन
तमाम लड़ियों को अगर मैं एक ही जगह पे क्या करूं, इकट्ठा करके कोई नाम देना चाहूं, तो वो सारी एब्नॉर्मलिटीज का सेट क्या कहलाएगा, सिंड्रोम। तो जब भी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज आती हैं तो क्या प्रोड्यूस होते हैं हमारे स्टूडेंट्स, सिंड्रोम्स। सिंड्रोम्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या हमारी बात ठीक है या नहीं? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंट एब्नॉर्मल पर्सन्स के ब्लड सैंपल लेने पड़ेंगे और ब्लड सैंपल लेने के बाद हमें करनी पड़ेगी उसकी कैरियोटाइप, मीन टू से कि मुझे उसके क्रोमोसोमल नंबर को स्टडी करना पड़ेगा। तो मैंने ये देखा कि उसके रिजल्ट में क्या हो सकता है हमारे स्टूडेंट्स, कि ऑटोसोम की बात कर लें या एक्स क्रोमोसोम की बात कर लें या वाई क्रोमोसोम की बात कर लें, तो या तो उनका नंबर ज्यादा हो जाएगा और इसका मतलब होता है और, या फिर इसका नंबर क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो नंबर ज्यादा हो तो भी एब्नॉर्मलिटी है और अगर नंबर कम हुआ तो भी क्या होगी, एब्नॉर्मलिटी। याद रखें माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे बात की क्रोमोसोम्स की, फिर मैंने बात की है सेक्स क्रोमोसोम्स की, यानी कि एक्स और वाई की, राइट। तो इनमें से अगर किसी में भी एब्नॉर्मलिटी आएगी तो हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा, एक सिंड्रोम। और सिंड्रोम क्या है, ग्रुप ऑफ एब्नॉर्मल सिम्टम्स। ग्रुप ऑफ एब्नॉर्मल सिम्टम्स इज कॉल्ड एज व्हाट, द सिंड्रोम। तो सिंड्रोम को स्टडी करने के लिए जाहिर है वी हैव टू कोट सम एग्जांपल। तो जो पहली एग्जांपल आप लोगों की बुक में मेंशन्ड है, दैट इज कॉल्ड एज क्लाइन-फेल्टर सिंड्रोम। सिंड्रोम मैंने ऊपर लिख दिया, बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। तो जो मेरे पास क्लाइन-फेल्टर सिंड्रोम है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इस वाले केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे हैं, जरा गौर से देखते हैं। जब मैंने किसी कैरियोटाइप, लुक एट दिस वेरी इमेज, यहां पे आपको नजर आ रहा है कि सारे के सारे क्रोमोसोम के जोड़े जोड़े हैं, लेकिन जब मैं इसके सेक्स क्रोमोसोम की बात करता हूं तो यहां पे मुझे नजर आता है कि एक्स वाई के साथ एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है। तो जेनेटिक मेकअप क्या बन गया मेरे पास, एक्स एक्स वाई। तो जब एक जगह पर क्रोमोसोम दो की बजाय 3 नजर आ रहे हों, आपको पता है ना हमारे पास क्रोमोसोम जोड़ों की फॉर्म में होते हैं। मुझे एक क्रोमोसोम मिलता है फादर से, तो एक क्रोमोसोम कहां से मिलता है, मदर से। तो ये क्या बन गया मेरे पास, अ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो मेरे पास टोटल होने चाहिए 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन अगर कहीं क्रोमोसोम नंबर 2 की बजाय 1 हो या 2 की बजाय 3 हो तो ये क्या होगा, एब्नॉर्मलिटी। तो चूंकि यहाँ पे 3 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं तो इस कंडीशन को मैं क्या बोलता हूँ, इसे मैं बोलता हूँ ट्राइसोमिक कंडीशन। ट्राइसोमिक कंडीशन और कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइसोमी। सो अब हम देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे इस पर्टिकुलर एनिमेशन से कि ट्राइसोमी कैसे डेवलप होती है। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो रही है मायोसिस, बहुत सारे लोग इसे मियोसिस भी बोलते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमेना। इस मायोसिस में मेरे पास क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, कि क्रोमोसोम, कौन से वाले, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये अपने आप को क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। लेकिन आप इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम को देखें कि यहाँ पे बजाय कि एक क्रोमोसोम लेफ्ट पे जाता और एक क्रोमोसोम राइट पे जाता, हुआ क्या, एक प्रोसेस हुआ, उसका नाम है नॉन डिसजंक्शन। जंक्शन क्या होता है, जुड़ना। डिसजंक्शन क्या होता है, टूटना। आमतौर पे यहाँ पे प्रोसेस हो रहा होता है डिसजंक्शन। क्रोमोसोम पहले आपस में जुड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, साइड पे होना शुरू हो जाते हैं, उसमें डिसजंक्शन होती है, राइट। एक क्रोमोसोम यहाँ था, एक क्रोमोसोम यहाँ था, ये पहले जुड़े हुए थे, इसमें डिसजंक्शन हुई तो ये क्रोमोसोम राइट लेफ्ट पे चले गए। लेकिन अगर ऐसा ना हो और यहाँ पे प्रोसेस हो नॉन डिसजंक्शन का, अब क्या होगा, ये दोनों क्रोमोसोम या तो लेफ्ट पे चले जाएंगे या फिर राइट पे चले जाएंगे। तो ये टूटे नहीं, प्रोसेस कहलाता है नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। होना क्या चाहिए, डिसजंक्शन। लेकिन अगर डिसजंक्शन ना हो तो हम इसे क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन। तो जब एग बन रहे थे एक मदर की बॉडी में, तो होना क्या चाहिए था कि एक एक्स क्रोमोसोम इधर चला जाए, एक एक्स क्रोमोसोम इधर चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, दोनों क्रोमोसोम एक ही तरफ चले गए। एज अ रिजल्ट जो एग प्रोड्यूस हुआ वो कैसा था, वो 24 क्रोमोसोम वाला था। तो जब इस 24 क्रोमोसोम वाले एग को एक नॉर्मल वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज करेगा तो जो जाइगोट प्रोड्यूस होगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47। नॉर्मल कितने होते हैं, 46।
तो 47 क्रोमोसोम वाले ऑर्गेनिज्म का नाम मेरे पास क्या है? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट या कल्प्रिट है वो क्या है मेरे पास? एबनॉर्मल एग। अब हम चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ और उसका नाम है टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम। अब इस टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45 हो गए हैं। यहाँ कितने थे स्टूडेंट्स? यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे 47। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 होने की वजह क्या थी? नॉन डिसजंक्शन का प्रोसेस। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितनी है? 45। मुझे देखना है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45 क्यों हो गई हैं, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? कैरियोटाइप। तो जब मैंने कैरियोटाइप की तो मुझे क्या नजर आया कि यहाँ पे ऑटोसोम तो सारे के सारे सही हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम जो कि फादर की तरफ से आ रहा था, दैट वाज ऑल टुगेदर एब्सेंट। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम हो या वाई क्रोमोसोम हो, दोनों में से कोई भी क्रोमोसोम यहाँ पे होता तो इंडिविजुअल नॉर्मल होता, हाँ वो लड़की होती या लड़का होता। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ? यहाँ तो क्रोमोसोम है ही नहीं। तो जब क्रोमोसोम एब्सेंट हो की जगह पर, तो उस कंडीशन को हम लोग नाम बोलते हैं नलीसोमिक कंडीशन। नलीसोमिक कंडीशन, राइट। तो इस वाले केस में एबनॉर्मलिटी क्या प्रोड्यूस करवाएगी? टर्नर्स सिंड्रोम, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। एक और केस जो अब देखते हैं, आप लोगों की यहाँ पे एग्जाम्पल बुक में गिवन है, वो है मेरे पास एक सुपर मेल। हम वर्ड यूज कर रहे हैं, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं इसे खुद से वर्ड यूज करा रहा हूँ। क्यों मैं इसे वर्ड यूज करता हूँ इसके लिए, ये अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली द सुपर मेल। जब मैंने इस सुपर मेल को देखा तो मुझे इसमें कुछ एब्नॉर्मलिटीज नजर आई। मिसाल के तौर पे ये वाला जो ऑर्गेनिज्म था, इट वाज वेरी एग्रेसिव, राइट, इट वाज वेरी टॉल, एंड अबव ऑल दिस ऑर्गेनिज्म वाज शोइंग सम एंटी सोशल बिहेवियर। जाते हुए खामा किसी को मार दिया, राइट, खामा किसी के ऊपर आवाजें करना शुरू कर दी फॉर एग्जांपल। तो माय डियर स्टूडेंट्स कि जब मैंने इस ऑर्गेनिज्म का भी, इस पर्टिकुलर सुपर मेल का, जो कि एक एंटी सोशल बिहेवियर शो कर रहा था, बहुत अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा था और बहुत जल्दी से गुस्से में आ जाता था, मैंने इस ऑर्गेनिज्म का कैरियोटाइप किया तो मुझे ये पता चला कि इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम तो एक है लेकिन वाई क्रोमोसोम 2 हैं। तो दिस पर्टिकुलर एबनॉर्मलिटी, ये इसके अंदर एक एबनॉर्मल बिहेवियर पैदा कर रही थी। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, तो ये कुछ यू कैन से बेसिस हैं जिसको हम लोगों ने स्टडी किया in the terms of chromosomal abnormalities, those are associated with the sex chromosomes. Now we want to see the certain environmental factors that can cause what? Teratogenic effect. तो सबसे पहली बात मेरे पास ये है कि एनवायरनमेंट में मेरे पास कौन सी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है हमारे लिए। तो आंसर इज रेज। आंसर मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? रेज। आपको पता है कि हर एक रे के साथ कोई ना कोई एनर्जी एसोसिएटेड है। ये एनर्जी कम भी हो सकती है, ये एनर्जी ज़्यादा भी हो सकती है। आपको पता है कि रेज की मेरे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें से ख़ास तौर पे हम बात कर रहे हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस की। हम किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? आयोनाइजिंग रेडिएशंस की। आयोनाइजिंग रेडिएशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, और इन रेडिएशंस में प्रॉपर्टी क्या है कि दे हैव गॉट द व्हाट? टेराटोजेनिक इफेक्ट। टेराटोजेनिक इफेक्ट। और इस पर्टिकुलर टेराटोजेनिक इफेक्ट की वजह से क्या होगा? जाहिर है एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाएगी। तो इस एबनॉर्मल डेवलपमेंट को करवाने वाली चीज़ का नाम मेरे पास क्या है? आयोनाइजिंग रेडिएशन। और ये आयोनाइजिंग रेडिएशन की जो बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास, दोज आर बेसिकली एक्सरेज। एक्सरे के बाद हमारे पास एक और बड़ी हार्मफुल किस्म की रेडिएशंस होती हैं। those are even more severe in the terms of the effect, और हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, और आपको पता है कि जब भी मैं रेडियो एक्टिविटी की बात करूंगा तो उसमें अल्फा रेज हैं, बीटा रेज हैं और गैमा रेज हैं। ऑल दो गैमा रेज आर लेस यू कैन से हार्मफुल एज कम्पेयर टू अल्फा एंड बीटा रेज, लेकिन बहरहाल रेडियो एक्टिव रेज भी बड़ी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। और आपको पता है कि जब हम लोगों ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बम गिराए थे तो काफ़ी अर्से तक
जापानीज की कई नस्लें एबनॉर्मल पैदा होती रही। तो दीज आर वेरी वेरी हार्मफुल एंड डेंजरस रेडिएशंस। तो हम खास तौर पे जिन दो रेडिएशंस को टेरेटोजेनिक यू कैन से लेबल लगाने वाले हैं, उनमें से एक का नाम मेरे पास एक्सरे और एक का नाम क्या रेडियोएक्टिव रेडिएशंस, राइट। अब हम देखेंगे कि आम हालात में मीन्स जब हम नॉर्मल रह रहे हैं, जब एटम बम का हमें सामना नहीं करना पड़ता, तो किन हालात में एक्सरे को हम फेस कर सकते हैं। जाहिर है इन द टर्म्स ऑफ इंजरी, मिसाल के तौर पर एक्सीडेंट हो गया तो फिर हमें एक्सरे करना पड़ता है, बिकॉज क्या आपने चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा था कि जब भी एबनॉर्मलिटीज आती है स्केलेटल लेवल पे, तो उसको फाइंड करने के लिए वी हैव टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ एक्सरे। तो एक्सरे करवाने के लिए हम आम तौर पे एक वो वाली एज प्रेफर करते हैं कि जब किसी ऑर्गेनिज्म के पास किसी किस्म का कोई फीटस प्रेजेंट ना हो, राइट। यू नो वेरी वेल फीटस क्या होता है। तो उस फीटस को अगर हम देखें तो दैट इज वेरी वेरी मच ससेप्टेबल टू दिस पर्टिकुलर रेडिएशंस। रीजन हमारे पास क्या है कि बहुत तेजी से क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे होते हैं, नए क्रोमोसोम बन रहे होते हैं, नए एंजाइम बन रहे होते हैं। तो ये एनर्जिक रेडिएशंस उन पर्टिकुलर एंजाइम को, न्यूक्लियोटाइड्स को, उनके बॉन्ड्स को क्या कर सकती हैं, डिसरप्ट कर सकती है, उन्हें ख़राब कर सकती हैं। तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाए कि एक स्टिल बर्थ कॉज हो जाए, मीन्स के बेबी मुर्दा ही पैदा हो। तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि जनाब अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप अल्ट्रासाउंड भी ना करवाएं, आप एक्सरे के फॉर्म में भी ना जाएं, और जाहिर है कि आपको कभी भी रेडियोएक्टिव रेडिएशन का सामना नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि हमें बहुत ज़्यादा इंतहाई इक़दाम उठाना पड़ जाए, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम इन पर्टिकुलर पेशेंट्स के उन ऑर्गन्स को प्रॉपर लेड शील्ड से कवर करते हैं कि जहां पे एबनॉर्मलिटी का चांस हो सकता है। यू नो वेरी वेल कि मैं बात कर रहा हूँ इधर टेस्टिस की बात कर रहा हूँ, या मैं ओवरी की बात कर रहा हूँ, या मैं डेवलपिंग फीटस की बात कर रहा हूँ। तो इन सारे केसेस में हम एक्सट्रीम प्रिवेंटिव मेजर लेने के बाद ही एक्सरे करवाते हैं, राइट। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, एंड दैट इज कॉल्ड एज द न्यूट्रिशनल basis of abnormal development. For this purpose we have to go to the last 1/3 of the board. Yes my dear students, जब हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल कॉजेज़ की, तो जाहिर है हम उन चीज़ों की बात करें जो हम खाते पीते हैं। न्यूट्रिशन मीन्स जो हम खाते पीते हैं। तो इस न्यूट्रिशन की कॉज दो तरीके से अपीयर हो सकती है कि नंबर 1, या तो वो न्यूट्रिशनल मेरे पास डेफिशिएंसी है, इट इज़ द डेफिशिएंसी, कमी है मेरे पास, और या फिर क्या हो गया है कि वो चीज़ मेरे पास क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। बास चीज़ें कम हो के क्या करती हैं, एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस करती हैं, और बास चीज़ें ज़्यादा होकर एबनॉर्मलिटीज प्रोड्यूस करती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है, उसका नाम होता है वाइटामिन्स। डेवलपमेंट के दौरान में हमें वाइटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, राइट। आपको पता है कि जो वाइटामिन्स हैं दे आर बेसिकली एक्टिंग एज अ को एंजाइम। ये तो एंजाइम के हेल्पर होते हैं। अगर एंजाइम सारे के सारे ठीक है, लेकिन उनको हेल्प करने वाला, उसके साथ मिलकर काम करवाने वाला क्या है, वाइटामिन प्रेजेंट नहीं है, तो एंजाइम अपना काम सही तरीके से नहीं करेंगे। और जाहिर है जब एंजाइम सही काम नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट नॉर्मल कैसे हो सकती है। तो इस लिहाज से वाइटामिन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक और चीज़ इसकी तरफ हमारी कौम या हमारी कौम के अक्सर अफराद तवज्जो नहीं देते, वो है मेरे पास ट्रेस एलिमेंट्स। वो मेरे पास क्या स्टूडेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स। अब व्हाट इज मेंट बाय ट्रेस एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स कि जिनकी बॉडी में मिकदार बड़ी कम होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम होने के बावजूद बहुत ज़्यादा वाइटल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक, फॉर एग्जाम्पल आयरन, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम। ये सारी की सारी चीज़ें, क्लोराइड आयंस, सोडियम, पोटासियम, these are all existing in traces but they are very very vital. इनकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में अपीयर होती है इन द अपकमिंग जनरेशंस। तो ये तो बात हुई डेफिशिएंसी की। अब हम बात करेंगे एक्सेस की, कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उनकी मिकदार मेरी बॉडी में बढ़ जाएगी तो डेवलपमेंट कैसे होगी, अब नॉर्मल। हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली डेवलपमेंट के रेफरेंस से, तो हम बात करेंगे प्रेग्नेंट खवातीन की। तो प्रेग्नेंट खवातीन की हम बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी खवातीन जो भी खाती हैं, यहाँ तक कि उन्होंने प्रेगनेंसी से पहले जो कुछ खाया होता है, हर उस चीज़ का इफेक्ट डेवलपमेंटल ऑर्गेनिज्म के ऊपर हो रहा होता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं कि जो टॉक्सिन के ज़ुमरे में आती हैं, हमें पता ही नहीं होता और हम लोग उन्हें खाए चले जा रहे होते हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल हो सकती है वो क्या है, वो हमारे एनर्जी ड्रिंक्स हैं।
उनमें बहुत सी चीज़ें हैं, दोज आर वेरी वेरी टॉक्सिक एंड दे हैव गॉट वेरी ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट, लेकिन हम खाए पी चले जा रहे होते हैं कंसिडरिंग इसमें एनर्जी मिल रही है हम लोगों को। तो टॉक्सिस की क्वांटिटी जो ही मेरी बॉडी में बढ़ेगी, डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो सकती है। इसके अलावा आप लोगों ने डिफरेंट किस्म के नार्कोटिक्स का नाम भी सुन रखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम इस लानत से काफ़ी हद तक बचे हुए हैं, लेकिन दुनिया में आप देखें तो बहुत सी ख़वातीन सिगरेट स्मोकिंग करती हैं, बहुत सी ख़वातीन डिफरेंट किस्म के नार्कोटिक्स के एडिक्ट होती हैं। तो इनकी जो टॉक्सिन्स की कॉन्सेंट्रेशन है, इट इज़ वेरी मच डेंजरस एंड इट कैन कॉज वेरी वेरी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑन डेवलपिंग व्हाट ऑर्गेनिज्म, राइट। तो ये होगी हमारे पास क्या डेफिशिएंसी एक्सेस की कुछ बातें। अब बात यह है कि अगर इन दोनों चीज़ों का इफेक्ट हुआ तो वो इफेक्ट किसके ऊपर होगा? वो इफेक्ट होगा माय डियर स्टूडेंट्स ऑन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ऑन द प्रोसेस ऑफ व्हाट? डिफरेंशिएशन। आपको अभी हमने लास्ट लेक्चर में ये बात बताई थी कि व्हाट इज मेंट बाय डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज मेंट बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन। तो अगर मेरे पास एक ही सेल से मुख्तलिफ किस्म के सेल्स बनने हैं तो प्रोसेस कहलाएगा डिफरेंशिएशन। और अगर आपने उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन के टाइम पे क्या कर दिया, किसी टॉक्सिन की मिकदार को बढ़ा दिया या किसी एसेंशियल चीज को प्रोवाइड ना किया, तो ट्रांजिशन कैसी होगी? एब्रप्ट हो जाएगी या रुक जाएगी। और इसकी वजह से, जैसे मैंने पहले बोला, इसका बड़ा सीवियर इफेक्ट हो सकता है फीटस के ऊपर। तो इसकी वजह से इसको ब्लैक से लिखते हैं कि इसकी वजह से क्या हो सकती है? इट मे कॉज फीटल डेथ। फीटल डेथ यानी कि डेवलपिंग बेबी की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। एंड इट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टिल बर्थ। इसे हम लोग स्टिल बर्थ का नाम देते हैं। तो इफ वी वांट टू अवॉइड इट, तो फिर जाहिर है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ व्हाट डेवलपमेंट this particular fetus should be provided with every drop of vitamin and trace element, and it should be deprived of any sort of toxin, right? Now we want to see the some metabolic abnormalities, right? Metabolism, you know कि हमारे पास दो किस्म के रिएक्शन हो रहे होते हैं। one of them is called as constructive reaction, other is called as destructive reaction, right? तो अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? हमारे अगर मेटाबॉलिज्म में खराबी आई तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि एक है मेरे पास नॉर्मल स्ट्रक्चर, राइट? और अगर स्ट्रक्चर मेरे पास कैसा हो गया? एबनॉर्मल, तो हम क्या बोलेंगे कि देयर इज अ स्ट्रक्चरल म्यूटेशन और स्ट्रक्चरल चेंज। तो जब मेरे पास एक स्ट्रक्चरल चेंज आएगी तो उसकी कॉज क्या होगी? जाहिर है यहां पे प्रोसेस कौन सा इफेक्ट हुआ था? डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस इफेक्ट होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको भी अंडरलाइन कर दूंगा आप लोगों के लिए। एंड दैट वेरी प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब ये है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ऑर्गन्स, ठीक है। अब अगर ऑर्गन ही सही नहीं बनेगा तो जाहिर है डेवलपमेंट कैसे होगी? अब नॉर्मल। इससे कुछ एग्जांपल्स आपको दी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा छांगे का। व्हेनेवर वी यूज द वर्ड छांगा, तो इसका मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के हाथ में 5 नहीं बल्कि 6 उंगलियां हैं। तो जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में 6 उंगलियां होंगी, इट इज डेफिनेटली व्हाट? एबनॉर्मेलिटी। सिमिलरली आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा किस चीज का? आपने नाम सुन रखा होगा कॉन्जेनिटल एनीमिया का। इसका मतलब मेरे पास ये है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आयरन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है और ये बच्चा बाय बर्थ ही एनीमिक प्रोड्यूस हुआ है, राइट? फिर आपने नाम सुन रखा होगा कॉन्जेनिटल, और इसे हम एक और वर्ड बोलते हैं फीटल। फीटल क्या होते हैं? जॉन्डिस। इस वाले केस में भी ऐसा ही होता है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का लिवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता, जिस वजह से एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इसके अलावा आप लोगों ने और भी बहुत सी एबनॉर्मलिटीज के नाम सुन रखा है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक एंड पे लिखती है, आपने नाम सुन रखा होगा माइक्रोसेफेली का। और माइक्रोसेफेली वाले केस में आपको शाहदौला के चूहे याद आए होंगे। उसकी आपको याद है हमने इमेजेस भी लगवाए थे, दोबारा लगवा रहे हैं आप लोगों के लिए।
कि उस वाले केस में जो माइक्रोसेफेली है इट इज़ अगेन ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी इन द डेवलपमेंट। अगर ये ऑर्गेनिज्म सही डेवलप होता तो इसके सर का साइज बिल्कुल ठीक होता, लेकिन चूंकि डेवलपमेंट में क्या आ गई एबनॉर्मेलिटी तो इनके सर कैसे हो गए, बहुत ज़्यादा छोटे हो गए, तो इनका सर वक्त के साथ साथ नहीं बढ़ा। ऑल दो कि इसकी और हमारी सोशल कॉजेज भी हो सकती हैं। और फिर जब हम लोगों ने बात की थी आप लोगों से 6 फिंगर्ड ऑर्गेनिज्म की, तो ये भी एक ऐसा ही केस है कि जब डेवलपमेंट कैसी हो गई थी, एबनॉर्मल हो गई थी। तो ये एग्जाम्पल है कि जब एक ऑर्गन बना ही नहीं, और ये एग्जाम्पल है जब एक ऑर्गन ज़रूरत से ज़्यादा बन गया। इसके अलावा आपको पता है कि हमारे पास 7 फिंगर्ड ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, राइट। तो ये हैं सारी की सारी यू कैन से एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट एबनॉर्मल डेवलपमेंट। हमने आपसे कोशिश की कि आप लोगों से सिर्फ वही बातें की जाए जो आप लोगों की बुक पे प्रेजेंट हैं, और उन्हीं को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रीइंफोर्स किया जाए, सो दैट कि आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर बात को ज़रूरी एज पर नीड क्या करें, स्ट्रेस दे सकते हो, और उसके मुताबिक उन चीज़ों को अपने माइंड में फीड कर सकते हो, और वो वाइटल नंबर स्कोर कर सकते हो, जो कि डेफिनेटली आपके लिए ज़रूरी हैं टू अचीव योर फाइनल डेस्टिनेशन। इस दुआ के साथ कि आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचने में ज़रूर कामयाब हो, और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखने में भी कामयाब हो, उनको ड्यू रिस्पेक्ट देने में भी कामयाब हो, और जब कभी नमाज़ पढ़े हमारे लिए भी दुआ करने में भी कामयाब हो। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़।